नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों ही राज्यों का मुख्यमंत्री चुन लिया है। मुख्यमंत्री का चयन आप अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, अपने अपने हिसाब से बताएं, अपने अपने हिसाब से समझाएं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह जो चयन हुआ है मुख्यमंत्रियों का, वह सिर्फ 5 साल के शासन के ध्यान में रह करके नहीं हुआ है। यह अगले 50 साल तक के शासन को ध्यान में रख करके किया गया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतदाताओं को और अपने नेताओं को यह संदेश दिया कि नाम बड़ा नहीं हो सकता। आप बहुत बड़े हाई प्रोफाइल हैं, आप बहुत बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैं तो आप ही हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं तो पिछले 18 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले मध्य प्रदेश के अब निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि शिवराज को बदलने की कोई जरूरत है। तब जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जमीन पर कोई विरोध नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर शिवराज चौहान के लिए नहीं था, तब भी शिवराज चौहान को बदला गया। वसुंधरा राजे सिंधिया का थोड़ा एरोगेंस, महारानी वाले स्वभाव के लिए आप कुछ कह सकते हैं, उनके लिए कुछ इज्जत कर सकते हैं, लेकिन रमन सिंह के लिए भी नहीं था। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि भाई शिवराज चौहान को क्यों बदला, रमन सिंह को क्यों बदला, वसुंधरा जी को क्यों बदला, आप प्रश्न कर सकते हैं। और बताने वाले अपने अपने हिसाब से तर्क भी देंगे, और अगर वो नेगेटिव तर्क देंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉजिटिव तर्क देंगे तब भी आपको लगेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी दोनों ही तरफ का तर्क आपको बता सकता हूँ। मैं क्यों बदला यह भी बता सकता हूँ, और क्यों बदलना जरूरत है यह भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इन पचड़ों पे नहीं पड़ूंगा। दिन भर समाचार चैनल पर आ गया है, जो मोदी विरोधी है वो आप शिवराज चौहान के भक्त हो गए, उन्हें महारानी में अपना तो दिखने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग कोस रहे हैं कि भाई काहे लिए वहां गए थे, वो सब अलग विषय है। मेरा विषय है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया गया और क्या उद्देश्य था। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज होने वाला है, वो नहीं हो सकता। समाचार के घात पत्रकार, खोजी पत्रकार, अंदर की खबर निकालने वाले पत्रकार भी उन 3 नामों पर चर्चा नहीं कर पाए जो नाम सामने आए। अनुमानित नाम, प्रस्तावित नाम, यह सब नाम में यह नाम नहीं था। फोटो सेशन के टाइम में भी ये तीनों लोग पीछे खड़े थे, बल्कि राजस्थान वाले का तो चेहरा नहीं दिख रहा था, वो काट के दिखाया कि जो पगड़ी दिख रहे ये वही वाले शर्मा जी हैं। तो पहला मैसेज तो देशवासियों को यह दिया गया है कि भाई, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी दे सकती है, और किसी से भी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी ले सकती है। खुशी ना तो मिलने की होगी, ना ही बिछड़ने का गम होगा। ना ही तो आपको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया तो आपको कोई तकलीफ का प्रदर्शन करना है, मन में तो दुख होगा। शिवराज चौहान को नींद थोड़े आएगी। वही हाल वसुंधरा की है, वही हाल रमन सिंह की है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरा और खुद का द्वारा अपने सीट का बलिदान देने की जो मुजाहरा, प्रदर्शन, जो डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं से करवाया, वह और पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसी तरह का प्रदर्शन होना चाहिए। आप दिल पर पत्थर रखनी, चेहरे पर मुस्कान रख करके आप नाम का प्रस्ताव करें कि मैं शर्मा जी का नाम का प्रस्ताव करती हूँ, मैं यादव जी का नाम का प्रस्ताव कर रहा हूँ, मैं साहू जी का नाम का प्रस्ताव कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। खैर, यह क्यों हुआ? देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उन्होंने हर उस जगह को मजबूत किया है जो कमजोर दिख रहा है। इस देश में इसके पहले जात की राजनीति होती थी, लेकिन उसके बदले में एक ही परिवार के लोग जातीय राजनीति का मलाई काट रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक में मंडल कमीशन के बाद जातीय उन्माद, जातीय
वैमनस्य पूरे देश में फैला, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था। उसके भरपाई के लिए मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज 90 से लेकर के 2023 तक मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री हैं। मतलब वो नहीं है तो उनका अखिलेश है, उनका परिवार के लोग हैं, मतलब मुलायम सिंह है। पिछड़ी के राजनीति का स्वांग दिखा करके, स्वांग रच के, सपना दिखा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया गया। सोचा भी नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश का कोई और यादव, मुलायम सिंह के परिवार के लोग उसका नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित करेंगे, यह संभव ही नहीं है। वही हाल बिहार में है। बिहार का कोई और यादव तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू राबड़ी के द्वारा प्रस्तावित कराया जाए कि मैं फलाना यादव को मुख्यमंत्री के रूप में, नेता विधायक दल के रूप में नाम प्रस्तावित कर रहा हूं, यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, संभव ही नहीं है। मतलब जात की राजनीति देश भर में नहीं हुई है, जात के नाम पर परिवार की राजनीति हुई है। मतलब आप लोगों को शीशा में तो उतार रहे हैं और लोगों को शीशा दिखा रहे कि भाई हम जात की लड़ाई लड़ रहे हैं और जात, हमारे जात वाले को दबाए गए हैं, हमारे जात वाले की संख्या ज्यादा है, हमारी ये है, हमारी वो है, फलाना ढिमाना। लेकिन जब सत्ता में साझेदारी की बात आती है तो वो आप अपने परिवार को देते हैं। जैसे अखिलेश यादव का पूरा कुनवा, उनके घर में कहा जाता है, मैं, आप इसको अश्लीलता में मत लीजिए, कि जैसे परिवार वालों को पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती हुई है तो उसके लिए कोई सीट खोज ली जाती है। हमारे आजमगढ़ तक जाकर के लोग लड़े हैं। मतलब कहाँ, एटा मैनपुरी का आदमी आजमगढ़ तक चला है, क्योंकि यहाँ सारी सीटें भर गई थी हर जगह। एटा मैनपुरी, जसना जसना, ये सब उन्नाव, ये सब तो परिवार के लोग फैल गए। क्योंकि भाई आप एक ही जैसे नहीं एमएलए बनेंगे, तो परिवार में तो 50 लोग हैं, तो 50 जगह चाहिए ना। तो मतलब पश्चिम और ग्रीनलैंड में भर जाने के बाद उनको आजमगढ़ तक जाना पड़ा। अब इतना फैलाव परिवार का हो गया है, लेकिन परिवार के बाहर के किसी आदमी का कोई समावेश नहीं हुआ। वो यार लालू प्रसाद यादव का है। लालू प्रसाद यादव जाति की राजनीति, गरीब गुरबा करके राजनीति करते थे। अपने बाद अपने अंगूठा टेप पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं अनपढ़ता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, अनपढ़ता का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं। पहले जान लीजिए, मेरे लिए अनपढ़ सम्मान का विषय है, वो इंसान बढ़िया होना चाहिए, उनके पढ़ाई से मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन लालू प्रसाद यादव पर तो लागू होगा। भाई जब आपको जेल हो गया तो आपके पार्टी में बहुत वरिष्ठ लोग थे जिनको आप जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन आप चाहते थे कि जिम्मेदारी हमारे अपने घर में ही रहे, इसलिए आप चौका से उठा करके एक पत्नी को चौकी पर बैठा दिए मुख्यमंत्री को। यह होता है जाति के नाम पर परिवार का विकास, परिवार की राजनीति। उसके बाद आपने अपनी 8वीं में 8 बार फेल, 9वीं मुश्किल से परीक्षा में बैठने वाले लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया और हम मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। दूसरा वाला टोटल पगलेट ही है, उसको आपने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। जिसको हिंदी और अंग्रेजी में स्वास्थ्य लिखने नहीं आ सकता, उसको आपने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। बेटी को राज्यसभा में भेज दिया। बाकी वाले के लिए आपको किडनी दान वगैरह का सुंगुफा छोड़ करके लाइमलाइट में लाई थे कि भाई वो अगला रास्ता आएगा, वो सब लोगों ने देखा है। उसके इतर जात की राजनीति जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हालांकि नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कहते हैं कि जाति की राजनीति मैं नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी से बड़ा जातिवादी कोई नहीं है। उनका हर लाइन, हर गोटी जाति की राजनीति में होता है। उन्होंने राष्ट्रपति बनाया तो आदिवासी को बनाया, आदिवासी महिला को, वनवासी को, और इसका खूब प्रचार अपने लोगों से करवाया। जब उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया तो एक जाट को बनाया और इसका खूब प्रचार करवाया। आज भी जब एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है तो कह रहे हैं कि एक आदिवासी बच्चे को हमने, गरीब घर के आदिवासी बच्चे को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और लोगों में जो फर्क है वह यह है कि नरेंद्र मोदी एक आम आदमी के घर के गरीब बच्चे को उठा करके मुख्यमंत्री बना सकता है, जिसको कोई नहीं जानता। लेकिन बाकी लोग जो जात की राजनीति करते हैं वो अपने परिवार के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, संतरी बनाएंगे और कुछ बनाएंगे। बाहर के लोगों को सोच भी नहीं सकते। बाहर के लोगों के लिए ताली बजाने के लिए छोड़ दिए हैं। आप बस ताली बजाई हु हा करते रहिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हमारे नाम पर। बाकी कुछ फायदा बेनिफिट लोगों का वो हम लेंगे, तुम नहीं लोगे, सोच भी नहीं सकते तुम। यह फर्क है नरेंद्र मोदी में और में। नरेंद्र मोदी जी ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन किया और उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री लगाए वो बड़ा सोचने वाली बात है। आज राजस्थान का एपिसोड है तो शुरुआत राजस्थान से ही करते हैं। राजस्थान में शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो जब चाहे शपथ ले सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है और सब मोदी के वजह से
उनके साथ है। उसके साथ उन्होंने एक राजपूत दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया और एक दलित बैरवा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। मतलब कि कितना समावेश किया, मतलब एक पुराने बैरवा जी, एक पुरानी दिया कुमारी और एक नया शर्मा जी, मतलब राजपूत, ब्राह्मण और दलित, यह चेहरे को उन्होंने लाइमलाइट में दिया और पिछड़े वाले को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। बाकी मंत्रिमंडल में और लोग समावेश होंगे। अब आप इसको सीधा सीधा जात की राजनीति से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जात के राजनीति में जात का विकास हो रहा है, परिवार का नहीं हो रहा है। मतलब ये मोदी परिवार के लोग नहीं है, ये आम यादव है, ये आम यादव है जो पढ़ा लिखा PhD भी है। लालू प्रसाद यादव के बच्चों तरह से अनपढ़ नहीं है, ना ही अखिलेश यादव की तरह से मगरूर है। शालीन, सोवर, पढ़ा लिखा, समझदार, बुद्धिमान और विद्वान और गरीबों का बच्चा है। वही हाल राजस्थान में है। साधारण 2 कमरे का मकान में अभी मुख्यमंत्री जी का निवास है। कल को अब वो बंगले में चले जाएंगे मुख्यमंत्री का, तो कल बड़ा बंगला होगा जयपुर में। वही हाल उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को दिया। उनके साथ जो मुख्यमंत्री दिया उसमें युवा और जवान का समावेश किया, जाति का समावेश, अनुभव का समावेश, ये सब करके दिया गया है। और यह दे करके देश में गया गया, मतलब ये सब लोग अगले 50 साल तक देश के राजनीति को नेतृत्व देंगे। और ये साबित हो चुका है। जैसे देवेंद्र फडणवीस को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं भी कई टीवी डिबेटों में और अपने फेसबुक पर भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक हलकारे को मुख्यमंत्री बना दिया, ताकि उससे जब भी कोई बात हो तो ऑर्डरली जैसा ऑर्डर लेने के लिए खड़ा रहे। जिस तरह से होटल में वेटर खड़े रहते हैं, बोले साहब क्या करेंगे, पाव भाजी, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए। लेकिन आज देख लीजिए कि महाराष्ट्र के राजनीति का धुरी है देवेंद्र फडणवीस। समय समय पर अपने राजनीतिक चपलता और सूझबूझ का जो परिचय देवेंद्र फडणवीस देते हैं, वो बिल्डे राजनीतिक नहीं दे पाते, बड़े से बड़ा राजनीतिक नहीं दे पाते। आज खुली छूट दी गई देवेंद्र फडणवीस को, और देवेंद्र फडणवीस समय समय पर साबित कर रहे हैं। शरद पवार के घर में डाका डाल दिया और उनको कंगाल कर दिया। मतलब रुपया पैसा नहीं, उनकी जो राजनीतिक पूंजी थी, उनके अपने भतीजे अजीत दादा पाटिल पवार को पहले एक बार तोड़ा, शरद पवार ने नाले पर दहला मारा, फिर तोड़ा, और आज उनके अपने भतीजे के साथ मिलकर के सरकार बनाया है। बाला साहब ठाकरे के बेटे को अपदस्थ करना साधारण राजनीतिक शक्ति का काम नहीं है, जो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। आप देखिए उसका राजनीतिक अंश। आप कह सकते हैं कि ये तोड़ फोड़, दल तोड़ा ठीक नहीं, राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति का मतलब सीधा सीधा ऑफिस का सेक्रेटेरिएट नहीं है कि जो फाइल आएगी वो साइन करेगा, नियम बनाएगा, करेगा। नहीं, राजनीति का ये काम है, ये खेल पढ़ के सत्ता हासिल करना, जनता का विश्वास हासिल करना, जनता का विश्वास पर अपना विश्वास जमाना और अपने भरोसे पर जनता का मुहर लगवाना। देवेंद्र फडणवीस को कर रहा है। देखिए, ये भी हो सकता है कल शर्मा जी इस तरह के राजनीतिक काटछाट और सूझबूझ का और अनुभव का परिचय दें, सहाय साहब दें। इन सब चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है कि ये लोग अगले 50 साल तक देश में भाजपा का परचम लहराने में योगदान देंगे। नरेंद्र मोदी की यही इच्छा है। और कुल मिलाकर के जो जातीय उन्माद अभी फैली है, हर मंच पर कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात कहा है, नीतीश कुमार ने तो सर्वेक्षण करवा ही दिया है। उन सब का काट है कि आप जातीय जनगणना हासिल करके एक ही परिवार का विकास कर रहे हैं, और हम बिना जातीय जनगणना की गणना किए हुए हर जाति के हर परिवार का विकास कर रहे हैं। जात के बदले जात, जात के बनम जात का विश्व बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो नरेंद्र मोदी ने पेश किया है। कहने वाले कुछ कहें, अलग कहें, वो विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर जात के नाम पर आप अखिलेश और तेजस्वी को नेता बनाएंगे, उससे बढ़िया है कि आप मध्य प्रदेश वाले यादव जी को बनाइए, आप छत्तीसगढ़ वाले सहाय जी को बनाइए, आप राजस्थान वाले शर्मा जी को बनाइए, क्योंकि यह जातीय की सही और समग्र विकास का परिचायक है। क्योंकि ना तो सहाय जी के पिताजी का कोई राजनीतिक विरासत है, ना ही शर्मा जी के पिताजी का कोई राजनीतिक विरासत है, और ना ही यादव जी के पिताजी का कोई राजनीतिक विरासत है। मतलब इनके पिताजी ने राजनीतिक विरासत उनको दिए, अपने मेहनत से कमाए हैं, हासिल किए हैं, जिस तरह से मुलायम सिंह ने कमाया था, लालू जी ने कमाया था। लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार के लिए करने लगे। लेकिन ये भाजपा है, पूरी की पूरी सरकार बदल देती है, और एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं कोई कर पाता कि ये ठीक नहीं हुआ। यह है भाजपा। तो ये 5 साल के को ध्यान में ना रख करके 50 साल की जो सोच से नरेंद्र मोदी ने इन मुख्यमंत्रियों का चयन किया है,
मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य की योजनाओं को पूरा करें और अपने अपने प्रदेश के जनता के विश्वास पर खड़ा उतरें, मोदी के विश्वास पर खड़ा उतरें, क्योंकि उनको मोदी नहीं चुना है, जनता ने नहीं चुना है। तो मोदी का विश्वास जीतें और जनता का सेवा करें। इन्हीं शुभकामनाओं मैं राकेश परमार उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं से आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।